बताइए, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? बताइए। देखिए, जब एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे तभी ये सारी चीजें जो है वो आपको मिलने वाली है। आज के इस वीडियो में हम मानसून से जुड़े सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये एनसीईआरटी क्लास 9th अध्याय 4 जिसमें आप जलवायु पढ़ते हैं। पूरे डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे। पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट इस पुस्तक से बनने वाले, देखिए इस पुस्तक से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं क्लास 9th चैप्टर 4 के, वो सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये है जलवायु। एक एक लाइन को बिल्कुल कराने वाला हूं, तो बिल्कुल धैर्य बना करके बैठे रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। आ जाइए। चलिए, हाँ, सवाल पहला 1 नंबर तो नहीं है, यह है 451 नंबर प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न संख्या है 451। आपके पास अगर ये वाला पीडीएफ है ना, आपके पास अगर ये वाला पीडीएफ है तो इसको निकाल लीजिए और इसमें आपको देखना है चैप्टर 4 क्लास 9 जलवायु। यहाँ से 451 नंबर प्रश्न से आप शुरू करिएगा। ये 451वां प्रश्न है। नंबरिंग की थोड़ी सी वो हुई है, तो ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है, कथन वाला है। देखिए, इसका 2 पार्ट आएगा। इसका आएगा 2 पार्ट। एक पार्ट में लगभग 50 कथन वाले रहेंगे और अगले पार्ट में लगभग 40 कथन वाले उसमें भी रहेंगे और जो है 100 के लगभग बिना कथन वाले रहेंगे। तो पार्ट दूसरा भी देखिएगा। ये पार्ट 1 है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्ट 1, ठीक। चलिए, तो हाँ, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भारत में सबसे पहले मानसून जो है वो केरल में आता है। थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा आपको यही मिलने वाला है कि आप परीक्षा में गड़बड़ नहीं करेंगे। भारत का ये दक्षिणी पॉइंट है और ये आप देख रहे हैं कन्याकुमारी। ये जो है वो पूरा केरल का इलाका है। अब आप जानते हैं कि ये विषुवत रेखा है। ऐसे यहां से मानसून चलती है तो अपने दाहिने ओर मुड़ के यहां टकराती है जून के प्रथम सप्ताह में। तो सबसे पहले यही माना जाता है सामान्यतः। परंतु मैंने पूछा क्या कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ आता है। तो जब मैं ऐसे पूछता हूं तो लोग पता नहीं अंडमान निकोबार को क्यों भूल जाते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार में जून से पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर पूछे आपसे कि मानसून भारत में कहाँ आता है और उसमें अंडमान निकोबार का नाम हो, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अंडमान निकोबार जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार आपका हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे विशेष रूप से पूछे कि किस राज्य में, तब राज्य पूछे तब आप केरल का नाम लीजिएगा। लेकिन अगर राज्य ना पूछे और ना केंद्र शासित प्रदेश पूछे और ऑप्शन में दिया रहे केंद्र शासित प्रदेश, तो बिल्कुल भी गलती मत करिएगा। जब आपसे क्लियर नहीं पूछ रहा है, ना तो राज्य ना केंद्र शासित प्रदेश का, तब आपको उस स्थिति में वही लगाना है जहां सबसे पहले पहुंचता है। तो सबसे पहले जो पहुंचता है वो अंडमान निकोबार में ही पहुंचता है, सबसे पहले पहुंचता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। हाँ, अगला अब इसको मिटा देता हूं। मिटा दूं ना? कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? ऐसे प्रश्न तमाम इसमें मिलेंगे। आ जाइए। कथन पहला कह रहा है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि लगभग 30 वर्ष से भी अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। जलवायु का कह रहा है कि एक विशाल क्षेत्र की बात कर रहा है, छोटे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा है। विशाल क्षेत्र में लंबे समय मतलब बहुत अधिक समय, 30 साल दिया भी है लगभग, उन मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। दूसरा, मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम की अवस्था एक दिन में कई बार बदल सकती है। ध्यान रखिएगा। देखिए, जलवायु जो है वो लंबे समय का एक माप है। ठीक है, लंबे समय का
विशाल क्षेत्र में लंबे समय के मौसम के जो बदल रहा है उसका माप, सीधा सा। परंतु मौसम क्या है, जलवायु तो माप जान गए, मौसम जो है वो मौसम है कि दिन में 2 बार 3 बार बदल जाएगा, सुबह मौसम कुछ है, शाम का मौसम कुछ है। लेकिन जलवायु का क्या है, एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय में जो मौसम में परिवर्तन है उसका योग, कुल ओवरऑल। तो मौसम और जलवायु में अंतर आप जान गए। जलवायु लंबे समय में बदलता है, मौसम दिन में भी बदल सकता है, हफ्ते में भी, 10 दिन में भी, ठीक है। एक दिन में कई बार बदल जाता है मौसम, सुबह का मौसम कुछ है, शाम का मौसम कुछ है। तो मौसम और जलवायु में आपको ये फर्क है। तो ये स्थिति उत्पन्न हुई कि मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, लंबे समय का नहीं है, ठीक। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो उस हिसाब से जो कथन सही होगा वह कौन हो जाएगा कि कथन 1, 2 तथा 3 सभी सही है। आइए दूसरा सवाल, मौसम तथा जलवायु के तत्व। ये तत्व याद रखिएगा, जलवायु के तत्व किस पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर, वायुमंडलीय प्रेशर यानी दाब, पवन की आर्द्रता तथा वर्षा। ये मौसम में भी ये चीजें मिलेगी और जलवायु में भी ये चीजें मिलेगी, तो दोनों में ये मिलता है। तापमान मौसम में भी बदलने से मौसम बदलता है, वायुमंडलीय दाब से भी बदल जाता है, पवन के दिशाओं से भी बदल जाएगा। मतलब वायुमंडलीय दाब और पवन में जो आर्द्रता वगैरह है, दिशा नहीं आर्द्रता यहां होना चाहिए, और वर्षा से भी ये मौसम और जलवायु दोनों में बदलाव होता है। तो दोनों के जो है तत्व एक ही होते हैं, यहां भी सही हो जाएगा। दूसरा, जलवायु किसी स्थान की दीर्घकालिक औसत अवस्था को, दीर्घकालिक बताया ना, ये देखिए लंबे समय, मतलब दीर्घ मतलब लंबा समय, तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। तीसरा, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। हाँ, 2-3 महीने के, 4 महीने के बाद आपका ऋतु चेंज होगा, बरसात, जाड़ा, गर्मी। तो कैसे, महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर ही वर्ष के ऋतुओं को भी विभाजित किया जाता है। तो यहां भी जो हो जाएगा वो कथन हो जाएगा डी, मतलब 1, 2 और 3 सभी सही है, ठीक है। चलिए तीसरा, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। तो मौसिम का अर्थ पूछ देगा, तो मौसिम का अर्थ मौसम, ठीक है। मानसून शब्द के अब मूल स्ट्रक्चर मौसम से ही बन गया है, सीधा आपको देखने को मिल गया होगा, ठीक। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार बदलाव। जी हाँ, यही तो है, मानसून का अर्थ क्या है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार बदलाव, ठीक, यही मानसून है। कैसे बदलाव, जरा सा ध्यान रखिएगा, अभी यहां पर समझना जरूरी है आपको। देखिए, जब बरसात शुरू होता है जून में, तो जो हवा है वो विषुवत रेखा से जा रहा है अब ध्रुवों की ओर। लेकिन जब जाड़ा आता है तो ठंडी में देखिए, ठंडी में इधर से आने लगता है, तो हवाओं का जो डायरेक्शन है ये आपको बदल रहा है, तो ऋतु भी बदल रहा है। जब जा रहा था हवा इधर, तो आप कह रहे थे कि बरसात आ गया, और जब हवा इधर से आ रहा है तब आप कह रहे हैं कि अब तो जाड़ा। तभी आप पढ़ते भी हैं कि जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, यही मानसून इधर से लौट रहा होता है, ठीक। तो चीजों को आप समझ रहे होंगे। मानसून में वर्ष भर वायु की दिशा समान रहती है। कैसे समान है, समान है, जून में इधर जा रही है और आपका जाड़े के दिनों में इधर आ रहा है। तो क्लियर हो गया ना, बिल्कुल। तो कहेंगे कि तीसरा तो गलत है, परंतु पहला और दूसरा सही है। तो हमारा हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 जो है वो सही है, ठीक। चलिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि मानसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत की जलवायु में किसी प्रकार की प्रादेशिक भिन्नता नहीं पाई जाती है। भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है, भारत की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नता जो है वो पाई जाती है, जबकि यहाँ क्या कह रहा है कि कोई प्रादेशिक भिन्नता नहीं पाई जाती है, ठीक है।
तटीय क्षेत्रों में चले जाइए तो वहां का आपको जलवायु कुछ और मिलेगा। बीच में आ जाइए भारत के अगर हिमालयी क्षेत्र में, तो वहां का आपको कुछ और मिलने वाला है ना। तो ये भिन्नता तो पाई जाती है, परंतु यहाँ क्या कह रहा है कि भिन्नता नहीं पाई जाती है, इसलिए हम तीसरा कथन को गलत काटने वाले हैं। और जो हमारा सही होगा वह क्या हो जाएगा, कथन केवल 1 और 2 सही। आइए देखिए भिन्नता कैसे पाई जा रहा है, देख लीजिए यहां पर। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में जो द्रास है उसका तापमान लगभग -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री तक ही रहता है। तो भिन्नता तो हो गया ना, भिन्नता तो हो गया, देख लिया आपने। द्रास और तिरुवनंतपुरम के तापमान में भारत की जलवायु में द्रास और तिरुवनंतपुरम के तापमान में अंतर भारत की जलवायु को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। तो आपका देखेंगे कि पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। तो जब सब सही तो डी आप लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, डी। चलिए, केरल तथा अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान रहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों विषुवत रेखा के ही ज्यादा पास नजर आ रहे हैं। देखिए केरल और ये आपका अंडमान है, तो इन दोनों में लगभग लगभग समान रहता है। तो ये भी कह रहा है कि तापमान लगभग जो है वो समान रहता है, बिल्कुल सही। तटीय क्षेत्रों में तापमान का दैनिक अंतर सामान्यतः कम होता है। तटीय क्षेत्रों में ध्यान रखिएगा, तटीय क्षेत्रों में दैनिक अंतर क्या कम होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। जैसे आप भारत के रेगिस्तान क्षेत्र में आ गए तो क्या होगा कि दिन में अगर धूप निकलेगा तो ये गर्म होगा, बालू है बहुत ज्यादा गर्म होगा, इसका तापमान मान के चलिए कि 50 के आसपास पहुंचेगा। ठीक, रात ठंडा होगा तो तापमान आ जाएगा यहाँ पर लगभग 20, और भी कम आ सकता है, एक आध दो बढ़ भी सकता है। तो इनका अंतर क्या हुआ, इनका अंतर हुआ है 30 का। ठीक, क्योंकि बहुत रात दिन में गर्म हो गया था, रात में ठंडा हो गया था। परंतु देखिएगा तटीय क्षेत्र की बात कर रहा है, तटीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर कम होता है। क्यों कम होता है, तटीय क्षेत्र में यहाँ पानी आपको रहता है, तो आपको पता है कि पानी जो है वो बालू की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होगा और ठंडा भी धीरे धीरे होगा। तो इसको गर्म होने में भी बहुत समय लग जाएगा, और अब गर्म हो जाएगा तो रात को ये गर्म भी बहुत ज्यादा देर तक रहेगा। ठीक है, रात को क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होगा। जैसे मान के चलिए कि पानी है ये, तो पानी का ये गर्म पहुंचा 35 डिग्री, दिन में 35 पहुंचा, और रात में ये ठंडा होते होते ये बहुत समय लगेगा, तो ये रात को मान के चलिए कि 28, तो इसका जो तापमान है वो 7 डिग्री है। ये जो एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, कम बेसी हो सकता है। यहां आप देख रहे थे कि अंतर 30 का, या यहां आपका 7 का है, तो कहेंगे कि तटीय क्षेत्रों में तो अंतर कम होता है, बिल्कुल सही। केरल तथा अंडमान निकोबार थार मरुस्थल की तरह अत्यधिक दैनिक तापांतर वाले क्षेत्र है? नहीं भाई, बता तो दिया कि मरुस्थल में जो तापांतर है वो अधिक है, जबकि आपका तटीय क्षेत्र में कम है। तो पहला और दूसरा सही होगा, तो यहां भी कथन ए केवल सही। ए सही का मतलब कि 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो बढ़ेगी कैसे, देखिए बढ़ेगी कैसे, मान के चलिए कि ये भारत का तो आपका साउथ वाला इलाका है। अब अगर आप आते हैं ये ऐसे गुजरात से, अगर ऐसे होकर के आते हैं ये जम्मू कश्मीर होकर के, और यहां पर आपका आ जाएगा पूर्वी भाग, तो आपसे क्या कह रहा है, कहा गया उत्तरी मैदान में, यानी कि आप ये जो गंगा का मैदान है इसकी बात कर रहे हैं ना। उत्तरी मैदान में क्या होगा, वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूरब से पश्चिम, यानी कि इस दिशा में, ऐसे पूरब से पश्चिम कैसे बढ़ेगी बताइए। बढ़ेगी, अगर इधर से लद करके वर्षा जा रहा है तो ये वर्षा तो धीरे धीरे बरसते 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 कमेगी ना भाई, नमी कमते कमते तो
जैसे आगे बढ़ेगा तो नमी कमते जाएगी, कमते जाएगी, कमते जाएगी। जाहिर सी बात है, यहां कह रहा है कि बढ़ेगी, तो आप कहें कि नहीं ये गलत है, घट जाती है। ये नोट कर लीजिए, पूरब से पश्चिम की ओर घट जाती है, मतलब कम जाती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, घट जाती है। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पूछेगा एग्जाम में आपसे। देश के अधिकांश भाग में वर्षा जून से सितंबर तक होती है। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम मानसून ये अधिकांश वर्षा यही कराता है। ठीक, दक्षिण पश्चिम मानसून ही अधिकांश वर्षा जो है वो कराता है। तमिलनाडु तट पर अधिकांश वर्षा अक्टूबर नवंबर में होती है। तमिलनाडु का तट ये वाला है, यहां लौटती मानसून से होता है, तो लौटती मानसून जाड़ा में और अक्टूबर नवंबर में होता है। तो 2 और 3 तो सही होगा। तो 57 का क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही, यानी कि ऑप्शन बी। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, कहीं डाउट हो तो बताइएगा। तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर सामान्यतः कम होता है, बिल्कुल मैंने बता दिया है। देश के आंतरिक भाग में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है, यह भी आपको बता दिया है कि ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। ठीक है, बताया ना कि आंतरिक भाग जल्दी गर्म हो जाएगा और ठंडा भी जल्दी हो जाएगा, तो तापमान खिल जाएगा और रात को डाउन हो जाएगा, तो अंतर अधिक होता है। समुद्र का प्रभाव आंतरिक क्षेत्रों में तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। समुद्र का प्रभाव आंतरिक क्षेत्र में कैसे अधिक होगा बताइए। समुद्र का प्रभाव तट पर ज्यादा होगा कि मध्य प्रदेश में समुद्र का प्रभाव आएगा? कहेंगे समुद्र का, भाई तट के पास जो तमिलनाडु केरल है वहां ज्यादा प्रभावित होगा। ये कह रहा है कि समुद्र का प्रभाव आंतरिक क्षेत्र में, मतलब बीच के राज्यों में तटीय क्षेत्र की अपेक्षा कैसे अधिक होगा, तटीय क्षेत्र से कम ही होगा। ठीक है, तो तीसरा कथन यहां गलत, यानी कि पहला और दूसरा सही। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही। चलिए, सही है बिल्कुल। आइए, किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक, जलवायु को कंट्रोल करता है क्या? तो देखिए, अक्षांश से भी जलवायु में परिवर्तन आता है। किस अक्षांश पर कौन सा देश है, ठीक है, किस अक्षांश पर कौन सा देश है। जैसे ध्रुव की ओर रहेगा तो उधर ठंडा रहेगा, विषुवत रेखा की ओर रहेगा तो उधर गर्म रहेगा, तो अक्षांश से आपका प्रभावित होगा। दूसरा, हाइट, ऊंचाई पर चले जाइए आप, जम्मू कश्मीर में ऊंचाई वगैरह पर जाइएगा तो देखिएगा ठंडा रहता है। हिमाचल प्रदेश लोग घूमने जाते हैं, ठंडा रहता है, तो ऊंचाई का भी प्रभाव पड़ता है। वायु दाब एवं पवन तंत्र का भी प्रभाव पड़ता है। समुद्र से दूरी, जैसे केरल जैसे राज्यों में ना तो ज्यादा गर्मी ना तो ज्यादा ठंडा। तमिल क्यों? क्योंकि भैया है तो विषुवत रेखा की ओर, लेकिन अंतर इनका तापांतर कम है। तट की वजह से, तटीय क्षेत्र की वजह से जो है ये आपका अंतर कम है। लेकिन रेगिस्तान में आ जाइए तो गर्मी भी तड़तड़ा के पड़ेगा और जाड़ा भी लगेगा आपको। ठीक, तो आपका समुद्र से दूरी होने की वजह से आपका प्रभाव पड़ता है। महासागरीय धाराएं भी आपको प्रभावित करती हैं, उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये चीज नोट कर लीजिए, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा। अक्षांश करता है, हाइट करता है, वायु दाब एवं पवन तंत्र भी करता है, समुद्र से दूरी भी करता है, महासागरीय धाराएं और उच्चावच भी करता है। ठीक है, चलिए, पहला भी सही, दूसरा भी सही। जलवायु केवल वर्षा पर निर्भर करता है, कैसे? वर्षा पर ही निर्भर है, अक्षांश पर नहीं है। तीसरा कथन गलत, यानी कि पहला और दूसरा सही। तो क्या हो जाएगा, 459 का 1 और 2 सही। चलिए, पृथ्वी की गोलाई के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार भिन्न होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पृथ्वी की गोलाई, अब देखिए ऐसा गोल है ना पृथ्वी कि भैया इधर 6 महीना दिन और 6 महीना रात, तो गोलाई के अनुसार अगर चपटा रहता, सीधा फ्लैट रहता तो सूर्य का पूरा जाता, लेकिन गोलाई है तो नहीं जा पाता है, उस तरफ दिक्कत होती है। तो पृथ्वी की गोलाई के कारण प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः कमेगा, ये क्या कह रहा है कि बढ़ेगा, टेम्परेचर कमेगा ना। देखिए, आपको पता है कि सूर्य वर्ष भर इन्हीं रेखाओं के बीच रहता है, कर्क रेखा है ये,
ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये मकर रेखा है, और ये है विषुवत रेखा। सूर्य वर्ष भर यही बीच ऐसे ऐसे डोलते रहता है सूर्य, ठीक, इससे ऊपर नहीं जाता है सूर्य। किरणें अगर यहाँ जाती भी हैं तो बहुत कम जाती हैं तिरछी, तो जब सूर्य का प्रकाश कम जाएगा तो तापमान तो कम न रहेगा, ध्रुवों की ओर तापमान कम रहेगा, विषुवत रेखा की ओर तापमान अधिक रहेगा। ये क्या कह रहा है कि तापमान जो है वो विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः बढ़ते, कैसे बढ़ेगा, घटेगा। तो दूसरा कथन हम काटेंगे। अब देखिए आंसर आप निकाल सकते हैं इजिली। दूसरा कथन आपको काटना है तो जिसमें 2 है वो काट दीजिए, ये 2 काट देंगे, ये भी 2 काट देंगे, ठीक। अब देखिए, अब पहला और तीसरा बच गया है, कैसे छाट लेंगे, एक लाइन आपको पता है तो आपको इजी याद हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों को विषुवतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, ध्रुवीय क्षेत्र को कैसे अधिक प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा, तो केवल और केवल यहां पर पहला सही होगा। तो क्या हो जाएगा, 460 का केवल पहला सही। अच्छा देखिएगा, जो पीडीएफ आप लोगों ने निकाला है तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है मिस टाइप की वजह से गलत अंडरलाइन हो गया होगा, तो वीडियो देख करके आप उसको सुधार लीजिएगा, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब की सघनता कम होती है। ध्यान रखिएगा, ऊंचाई बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा कि बढ़ेगा, सीधी बात है, ठीक है, बताऊंगा। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ेगा, ऐसा कह रहा है। इसी कारण पहाड़ियों पर गर्मी लगती है। ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस बात को। ऊंचाई बढ़ने पर, मान के चलिए ये आपका हिमालय है, ऊंचाई, वायु दाब ऊपर क्या होता है, जितना ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कमते जाएगा, कमते जाएगा, कमते जाएगा, ठीक। तो ये कह रहा है कि वायुमंडलीय की सघनता कम जाती है, तो ये तो सही है। दाब या घनत्व एक ही आप मान लीजिए कमेगा। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान अगर बढ़ता तो पहाड़ियों पर इससे ज्यादा गर्मी होती है, कह तो रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि लोग पहाड़ी क्षेत्र घूमने जाते हैं, हिमाचल में, कश्मीर में, गर्मी लगता तो कोई जाता घूमने पहाड़ी पर, इसका मतलब गर्मी नहीं लगता है, इसका मतलब तापमान कम रहता है। तो दूसरा भी कथन गलत और तीसरा भी कथन गलत, तो केवल और केवल एक सही, यानी कि सी ऑप्शन। देख लेता हूं 461 का केवल और केवल सी सही है, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखिएगा, जो पीडीएफ मिला है उसमें आंसर इसका शायद गलत दे दिया गया है, तो इसको सुधारिएगा। किसी स्थान का वायु दाब एवं पवन तंत्र उसके अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है। किसी स्थान का वायु दाब एवं पवन तंत्र उसके अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, करता है, ये हो जाएगा गलत। वायु दाब एवं पवन तंत्र तापमान तथा वर्षा के वितरण को प्रभावित करते हैं, तो करते तो हैं, ठीक है। वायु दाब और पवन तंत्र का जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है, तो ये गलत है। तो यहां क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक सही हो जाएगा, यही ना होगा, तो सही तो है। सही तो है, गलत तो नहीं था। देखिए क्या कह रहा है, किसी स्थान का वायु दाब एवं पवन तंत्र उसके अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये कह रहा है कि नहीं करता है। किसी स्थान का वायु दाब एवं पवन तंत्र उसके अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये गलत कथन है ना, तो ये गलत तो सही तो है, ये गलत कथन। अच्छा 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 अच्छा, ये गलत कथन है भाई, ध्यान रखिएगा, ये गलत कथन है। केवल कथन दूसरा सही है। अब इसमें बताइए, दूसरा केवल है ही नहीं, इसमें दूसरा केवल है ही नहीं, यही तो इसमें मिस्टेक है। चलिए अपडेट जो पीडीएफ होगा ना, जो पीडीएफ अपडेट होगा उसमें इसको सही कर दिया जाएगा, ठीक। किसी स्थान का वायु दाब एवं पवन तंत्र उसके अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता है कह रहा है, जबकि करता है। वायु दाब, चलिए ठीक है, ये तो समझिए, केवल 2 होगा इसका। आइए, टाइम क्या इसमें ज्यादा लगाना। आइए, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है।
जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है उसका प्रभाव भी घटते जाता है, परंतु ये कह रहा है कि बढ़ते जाता है। दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। समुद्र से दूर स्थित क्षेत्रों में सामान्यतः महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला और तीसरा। 63 का क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, बिल्कुल सही। आइए, महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्र में अगर गर्म धारा आ गया तो मौसम गर्म कर देता है, तो प्रभावित तो करता है, पहला सही है। यदि गर्म जलधारा किसी तट के पास बहती है तो वह तट गर्म हो जाता है, बिल्कुल सही, गर्म हो जाएगा, दूसरा भी सही है। महासागरीय धाराओं का प्रभाव केवल समुद्र के मध्य भाग तक सीमित रहता नहीं, तटीय भाग पर भी सीमित रहता है, यानी तीसरा कथन गलत है, तो पहला और दूसरा सही। क्लियर, चलिए। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरुद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। पर्याप्त ऊंचाई वाले पर्वत वर्षा लाने वाली वायु के मार्ग को भी प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रह जाते हैं, बिल्कुल रह जाते हैं, तो तीनों कथन यहां पर सही हो जाएगा। देखिए, अब समझिएगा कि पर्वतों के पवन विमुख ढाल से क्या तात्पर्य है। जैसे पर्वत है तो पर्वत में इस तरफ तो वर्षा हुआ, लेकिन जो इसका अपोजिट साइड है पवन विमुख ढाल, वहां सूखा रह जाता है क्योंकि नमी की मात्रा कम जाती है, तो तीनों कथन यहाँ पर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आइए 16, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, बिल्कुल सही। 65 था ना, हाँ 65 था, बिल्कुल सही। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरती है, ये कथन बिल्कुल जो है वो सही है। देखिए, पिट जा, अरे अगर भारत का नक्शा आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो ठीक। तो कर्क रेखा आप देख रहे हैं कि ऐसे गुजरती है, झमीगू राम पछत्री है ना, ट्रिक भी आपको याद होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों भाग में लगभग आधा आधा बांटता है, कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन, भारत का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है। भारत में केवल उष्ण कटिबंधीय जलवायु विशेषता है, भारत में उष्ण कटिबंधीय है और उपोष्ण कटिबंधीय भी है, ठीक है, तो दोनों है, तो तीसरा कथन गलत होगा, यानी कि पहला और दूसरा सही। ठीक, आइए, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, बिल्कुल सही है। भारत के तटीय क्षेत्रों की अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, बिल्कुल सही है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है, बिल्कुल सही है, सभी सही। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है। जो भारत है यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से उत्पन्न होती है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण, देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा, ये इन व्यापारिक पवनों की बात कर रहा है, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की बात कर रहा है। कह रहा है कि ये पवनें जो हैं ये कहां से, उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण, उपोष्ण मतलब उष्ण से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है, उष्ण से कम रहेगा, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्या इन पवनों में नमी की मात्रा अधिक होगी, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा है ये भैया, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, तो नमी की मात्रा कम होगी। कम क्यों होगी ये जान लीजिए, क्योंकि ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये इधर आपका ऐसे चाइना, ये लैंड भूमि से आता है, तो जब नमी ज्यादा कब रहता, जब आता समुद्र से, लेकिन ये आता है ऐसे उत्तर पूर्वी है ना, ये जैसे देखिए ये तिरछा होगा तो ये उत्तर पूर्वी ही होगा, अगर इधर से जाता तो ये दक्षिण पश्चिम होता। देखिए यहाँ पर जाता है मानसून तो दक्षिण पश्चिम कहते हैं, लेकिन उधर से आ रहा है तो उत्तर पूर्वी, क्योंकि ये दिशा जाएगा ऐसे पूरब में और ये दिशा इधर आ जाएगा उत्तर में, इसीलिए उत्तर पूर्वी कहते हैं। तो ये भूमि से होकर के आता है, इसलिए नमी की मात्रा कम रहता है, ये कह रहा है नमी ज्यादा रहता है, तो तीसरा कथन गलत होगा,
यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही होगा। देख लेता हूं मैं, बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा सही है। और तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि नमी की मात्रा अधिक कह रहा था, अधिक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून में, उत्तर पूर्वी वाले में कम होता है। आइए, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है, आभासी बल है ही, बिल्कुल सही है। देखिए, ये आप जान लीजिए, फेरेल्स लॉ भी आप समझ लेंगे और कोरियोलिस बल भी समझ लेंगे। ये उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेंगी। तो अगर आप ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये अगर मान लेते हैं हम कि ये हो गया क्या, अच्छा रुकिए इसको मिटाता हूं, अच्छे से आपको समझा ही देता हूं तब आप समझेंगे। आ जाइए, ध्यान दीजिए। अरे ठीक, आइए, ये मान के चलिए कि पृथ्वी है, ठीक है। अब इसको हम दो भागों में अगर बांटते हैं, ये भूमध्य रेखा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ये आ जाएगा साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब आपको पता है भारत की स्थिति, भारत कहां पर है? आप देखते हैं नक्शे में तो भारत यहां है। अब देखिए, यहां से जो उठता है समुद्र में तूफान, वो जाता है ऐसे, यानी कि ये ऐसे अगर है तो ये अपने कहां मुड़ रहा है? दाहिने, ऐसे मुड़ रहा है। अगर यहां पर कोई तूफान उठेगा तो ये ऐसे आएगा, ये बाएं मुड़ेगा। तो उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पूछेगा आपसे भाई, समझ गए? तो इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवने दाहिने, ये बता रहा है उत्तरी गोलार्ध में दाहिने बिल्कुल सही है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं, दोनों सही है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से पवने सदैव सीधी रेखा में, ना भाई, सीधी कहां चल रही है? दाएं मुड़ रही है, बाएं मुड़ रही है। तो तीसरा कथन गलत होगा, पहला और दूसरा सही होगा। क्लियर है? क्लियर है। चले आगे, कहिएगा कि चलिए आगे, आ जाइए। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती है एवं बहती हैं, बिल्कुल सही, मैं बता दिया हूं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थलीय भागों पर, ठीक है। इन पवनों द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है, क्यों कम होती है? क्योंकि नमी कम होती है, तो दोनों सही है। यदि केवल उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ही प्रभावी रहे तो भारत एक शुष्क क्षेत्र होना चाहिए था, बिल्कुल। अगर केवल उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें ही प्रभावी होती तो भारत सूखा होना चाहिए था, परंतु भारत सूखा नहीं है। क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून भरपूर वर्षा कराती है। तो तीनों सही हो जाएगा, यहां पर 70 का तीनों सही हो जाएगा। एक मिनट, हाँ सभी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र होता है। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। शीत ऋतु में भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होता है। बाप रे, है ना जटिल प्रश्न, लेकिन बिल्कुल आसानी से समझेंगे इसको। आइए, अगर आपको भारत का नक्शा याद है तो, अरे भाई अच्छा ये बताइए, उच्च दाब का क्षेत्र जाड़ा में होगा कि गर्मी में? इतने में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाई प्रेशर का क्षेत्र जाड़ा में होगा कि गर्मी में? उच्च वायु दाब, तो जान लीजिए, आपको पता है कि जब हवा गर्म होता है तो गर्म होगा हवा, तो गर्म होके ये ऊपर चला जाएगा, ठीक, ऊपर चला जाएगा। और जब हवा ठंडा होगा तो हवा आएगा नीचे की ओर। तो अब बताइए, दाब अब ज्यादा लगेगा कि अब ज्यादा लगेगा? कहेंगे कि हाँ अब लगेगा जाड़ा में। तो ठंडा से जाड़ा मतलब ठंडा, अब जोड़ लीजिए। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हिमालय की ओर ठंडा है ही। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में
निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं, बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा। बताइए निम्न दाब कैसे होगा? शीत ऋतु है तो भारत में तो ठंडा है, तो जब ठंडा है तो प्रेशर कम है कि ज्यादा है? कहेंगे ठंडा है तो प्रेशर ज्यादा है, यानी कि क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 सही, तीसरा गलत है। 71 का कहेंगे कि 3 और 1 और 2 सही, तीसरा गलत है। ठीक, समझ गया ना कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र विकसित होगा। हाँ, गर्मी का दिन है, सारी हवाएं गर्म होकर के ऊपर भाग जाएंगी, तो निम्न दाब का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके कारण वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। वायु की दिशा में परिवर्तन होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि भैया हवाएं चली जाएंगी ऊपर, तो नीचे हो जाएगा लो प्रेशर, और लो प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर से हवा इधर आना शुरू होगा, तो हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो ही जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में पवनें शीत ऋतु की भांति ही प्रभावित होती हैं। शीत ऋतु की तरह कैसे होगा? उल्टा होगा ना। तो पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है, यानी कि 72 का ये सही हो जाएगा। आइए, चीजें समझ में आ रही हैं मेरे भाई कि नहीं? कहेंगे आ रही हैं समझ में। दक्षिणी हिंद महासागर के उच्च दाब क्षेत्र से चलने वाली वायु विषुवत वृत्त को पार करती हैं। बिल्कुल, दक्षिण में हिंद महासागर के उच्च दाब क्षेत्र से चलने वाली वायु विषुवत वृत्त को पार करती है। विषुवत वृत्त पार करने पर यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। मैंने बताया है ना कि भैया उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर मुड़ेगी, तो सही है, मुड़ जाता है। मुड़कर भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगता है, बिल्कुल सही है। यही पवनें आगे चलकर दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से, ये सभी हो जाएगा सही, तीनों कथन यहाँ पर हो जाएगा आपका सही। चलिए, दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें दक्षिणी महासागरों के ऊपर बहती हुई नमी ग्रहण करती है, बिल्कुल ग्रहण कर रही है। ये भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा कराती है, बिल्कुल। ये पवनें शुष्क महाद्वीपीय पवनें होती है, नहीं शुष्क नहीं होता है, नमी ज्यादा होता है। 1 और 2 सही, तीसरा गलत। चलिए, उपोष्ण, उष्ण से कम, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं, जेट धाराएं देखिए भारत में प्रवेश करती हैं जेट धाराएं। तो मैं भारत का नक्शा बनाना चाहूंगा। ठीक, अगर आप नक्शा देखेंगे भारत का तो आप गलत बना दिया ना। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाइए। ये हिमालय का जो पड़ता है ना, तो पश्चिमी जेट धारा ये पश्चिम की ओर से ऐसे इधर से ही आएगा, इधर से ही ऐसे प्रवेश करेगा। ठीक, यही है। अब ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा। उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा, ये ध्यान रखिएगा कैसा है पश्चिमी जेट धारा? उपोष्ण कटिबंधीय। ये लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर के अक्षांशों के बीच होता है, बिल्कुल सही है। ये भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर वर्ष भर हिमालय के दक्षिण में, देखिए ये आपको ऐसे ही मिलेगा, हिमालय, हिमालय का ये उत्तर भाग हुआ और ये दक्षिण हुआ, तो हिमालय के दक्षिण में गर्मी को छोड़ करके, गर्मी को छोड़ करके कह रहा है कि भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर वर्ष भर हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। तीसरा, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी में ये हिमालय के उत्तर में चली जाती हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, गर्मी में ये उत्तर में नहीं जाएंगी, गर्मी में किधर आ जाएगा? ये आ जाएगा दक्षिण में आ जाएगा। गर्मी में ये आ जाएगा किधर? दक्षिण में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सॉरी, गर्मी में उत्तर में ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट कॉन्सेप्ट आपका मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। गर्मी के दिनों में सूर्य लगभग आपको कर्क रेखा पर रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ये गर्मी के दिनों में क्या हो जाएगा? ये खिसक के चला जाएगा उत्तर में। ये दक्षिण कह रहा है, हाँ सही है, गलत नहीं है, सही है। ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा? ये खिसक के उत्तर चला जाएगा, क्योंकि सूर्य आ जाएगा इधर, और जब सूर्य फिर गर्मी के बाद इधर आ जाता है तो ये भी खिसक कर इधर आ जाता है। तो यही तो कह रहा है, भारत में ये जेट धारा ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, मतलब गर्मी को छोड़कर हिमालय के दक्षिण में रहता है, और जब गर्मी आता है तो ये उत्तर में चला जाता है। तो यहाँ पर तीनों कथन सही हो जाएगा।
ठीक, तीनों कथन जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, जेट धारा क्षोभ मंडल से अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर पर बहने वाली पश्चिमी हवाएं हैं। मैंने बता दिया ये पश्चिम से आ रही हैं, पश्चिमी हवाएं हैं। इसकी गति ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होती है? नहीं, जाड़ा में अधिक होता है, गर्मी में कम। जाड़ा में लगभग 184 किलोमीटर प्रति घंटा और गर्मी में वही 110 किलोमीटर प्रति घंटा। मध्य, तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं सबसे स्थिर मानी जाती हैं। हाँ, तो पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो में 2 है वो काट दीजिए ना, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक ही से आपका आंसर निकल जाता। क्यों? क्योंकि दूसरा कथन हमारा गलत था। चलिए देख लेता हूं, सी बिल्कुल सही है। आइए, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तर अक्षांश पर प्रभावित होती है। बिल्कुल है, प्रभावित होती है। यह पूर्वी जेट धारा है। देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय कह रहा है, अब पूर्वी जेट धारा की बात कर रहा है, तो यह पूर्वी है ही। यह शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण में सर्वाधिक सक्रिय रहती है। शीत ऋतु में यानी कि जाड़ा में हिमालय के दक्षिण में सक्रिय होती है। हाँ बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा यहां पर सभी सही। 77 का नहीं नहीं नहीं, इसमें तो गलत दे रहा है। कहां गलती कर रहे हैं? शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण में, शीत ऋतु में दक्षिण में कहा? शीत ऋतु में तो ये शीत ऋतु में, देखिए यहां से समझिएगा, इसका ये उल्टा हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में ये हो रहा था, अब ये शीत ऋतु में कह रहा है। 1 मिनट, यह शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण में सर्वाधिक सक्रिय रहता है। ये ग्रीष्म ऋतु में रहता है। कब रहता है? ग्रीष्म ऋतु में सक्रिय रहता है, ग्रीष्म ऋतु में रहेगा। यह ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के दक्षिण में सर्वाधिक सक्रिय रहेगा। हाँ, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा होगा कथन? तो उस हिसाब से हमारा तीसरा गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आइए, 400 कौन सा था? 77 था ना, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में उत्पन्न होती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ शीत ऋतु में उत्पन्न होती है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह से संबंधित होते हैं। बिल्कुल, ये मुख्यतः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, यहां पर हो जाएगा कि जो है तीनों ना, क्योंकि ये उत्पन्न होता है शीत ऋतु में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आता ही है, तो ये भी सही है। भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिखाया तो था, भारत के उत्तर और ये इलाका तो उत्तर पश्चिम, तो हो जाएगा ना तीनों सही। तो आ जाइए यहां पर तीनों सही। चलिए, हाँ, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ अक्टूबर नवंबर में भी आते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अक्टूबर नवंबर में भी आता है, इधर आता है पूर्वी तट की ओर, कहेंगे बिल्कुल सही है। ये देश के तटीय भागों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, तटीय को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल राजस्थान में नहीं आता है, ये तटीय भागों में आता है। तीसरा गलत हो जाएगा, तो 1 और 2 सही। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिवर्तन पर ध्यान दिया, यह भी सही है। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण नाविकों को लाभ हुआ, यह सभी सही हो जाएगा। मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। पूछेगा मानसून का प्रभाव कितने रहता है, तो 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच सर्वाधिक रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए स्थल एवं जल के असमान तापमान को समझना बिल्कुल सही है, आवश्यक है। स्थल भाग की अपेक्षा जो समुद्र है वो जल्दी गर्म होगा और ठंडा होगा? नहीं, स्थल जल्दी गर्म होता है, समुद्र तो लेट गर्म होता है और लेट ठंडा होता है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो 481 नंबर ये प्रश्न था। आ जाइए, ये 481 इसको बना लीजिए। गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र रहता है, गर्म होगा।
हवाएं क्या हो जाएंगी, ऊपर भाग जाएंगी, तो निम्न दाब बन जाएगा। बिल्कुल सही है। इसके आसपास के समुद्रों पर अपेक्षाकृत उच्च दाब का क्षेत्र होगा। ये समुद्र थोड़ा ठंडा रहेगा तो यहाँ उच्च दाब रहेगा। बिल्कुल सही। इस स्थिति में पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहेंगी नहीं, स्थल तो खाली है, स्थल के पास तो पवन है ही नहीं, क्योंकि सारा पवन ऊपर भाग गया है, तो समुद्र से स्थल की ओर बढ़ेगा। यानी तीसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। आइए, ग्रीष्म ऋतु के अंत में यानी कि गर्मी के अंत में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है। बिल्कुल, गंगा के मैदान की ओर खिसक जाता है ग्रीष्म ऋतु के अंत तक। सही है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त भी कहा जाता है। यह भी सही है। यह सदा विषुवत पर ही रहता नहीं, खिसक रहा है तो विषुवत पर कैसे रहेगा। एक और दो सही हो जाएगा। ठीक है, 483 का एक और दो सही। बिल्कुल। चलिए, हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूरब में 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। ठीक है। भारतीय मानसून की तीव्रता इस निम्न दाब क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता से प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। यह उच्च दाब वाला क्षेत्र मानसून के दौरान पूर्णतः समाप्त हो जाता है। देखिए, ये निम्न दाब नहीं होता है, ये होता है उच्च दाब का क्षेत्र। ये कह रहा है कि निम्न दाब का क्षेत्र हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूरब लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर होता है तो भारतीय मानसून की तीव्रता इस उच्च दाब क्षेत्र की स्थिति से प्रभावित होती है। तो गलत हो जाएगा, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। और यह उच्च दाब क्षेत्र मानसून के दौरान पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सभी गलत हो जाएगा, सभी गलत हो जाएगा। ठीक, 34 का सभी गलत हो जाएगा। आइए, गर्मी में तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाएगा। बिल्कुल गर्म हो जाता है भाई। इसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर लगभग 9 किलोमीटर ऊंचाई पर हवाएं निम्न दाब का निर्माण करती हैं। देखिए, अगर गर्म हो जाएगा तो हवाएं क्या चली जाएंगी, सबसे ऊपर चली जाएंगी। तो इसके परिणाम से पठार के ऊपर लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु हवाएं, हाँ, जब हवाएं ऊपर चली गई तो निम्न दाब तो हो ही जाएगा। तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारे हिसाब से सभी अत्यधिक गर्म हो जाता है। बिल्कुल सही। इसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर नहीं। यहां तो देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, आइए देखिए, समझिएगा ये कॉन्सेप्ट क्यों रुका था, मैं जरा से जान लीजिए। मान के चलिए कि गर्मी की बात कर रहा है, तो गर्मी में पठार है, तो पठार है भाई, तो गर्म तो होगा ही। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गर्म जब होंगी हवाएं, तो ये हवाएं जो हैं वो ऊपर जाएंगी, ऊपर जाएंगी। नीचे से सारी हवाएं चली गई ऊपर। तो ये कह रहा है ना कि पठार के ऊपर लगभग कई किलोमीटर पर, 9 किलोमीटर पर निम्न दाब का निर्माण होगा। अरे भाई, निम्न दाब का निर्माण तो नीचे होगा, हवाएं तो सब ऊपर चली ही गई हैं, तो ऊपर तो हाई प्रेशर ही रहेगा। ऊपर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। तो ये गलत कथन हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही होगा। ठीक, देखता हूं, हाँ बिल्कुल सही। देखिए, पहला और तीसरा सही। आइए, गर्मी में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धारा तथा ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का प्रभाव देखा जाता है। बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में केवल पश्चिमी जेट धारा ही भारत को प्रभावित करती हैं। कथन, ग्रीष्म ऋतु में केवल पश्चिमी जेट धारा ही भारत को प्रभावित करती हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि गर्मी के दिनों में केवल पश्चिम जेट धारा, नहीं पश्चिमी जेट धारा ही कैसे, बट दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ जाता है, ये वाला भी तो जाता है जून में।
तो दोनों होगा ना, तो पहला ये सही है, दूसरा गलत है, तो हो जाएगा केवल एक सही। 36 का केवल एक सही। देखिए ज्योग्राफी है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा तो चीजें फंसेंगी, ठीक है। रटने से याद होने वाला नहीं है, ऐसे जटिल जटिल प्रश्न हैं कि रट के आप नहीं याद कर सकते हैं। आइए थोड़े प्रश्न और हैं, कितना प्रश्न और है भाई देख लेता हूं, 13-14 प्रश्न और कराऊंगा, फिर उसके बाद अगले वीडियो में। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। बिल्कुल, ये गंगा के मैदान में मिलती हैं, आपको पता ही होगा। यह विषुवत क्षेत्र वृत्त के लगभग समानांतर होता है। यह विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है और विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही। सूर्य की आभासी गति के साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता सकता है। बिल्कुल सही। यहां पर हो जाएगा कि सभी कथन सही हैं। ठीक, आइए। दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। ठीक, हाँ, दक्षिणी महासागर के ऊपर दाब की अवस्थाओं मानसून को प्रभावित करेगा। आपको पहले ही बता दिया है कि दाब प्रभावित करता है। जब दक्षिणी प्रशांत महासागर के ऊपर उष्ण कट महासागर के ऊपर नहीं है, जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। बिल्कुल सही। यह स्थिति हमेशा बनी रहती है? नहीं, बदलती रहती है। बनी नहीं रहती, बदलती रहती है मौसम के अनुसार। 1 और 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। दक्षिणी दोलन हिंद महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर के दाब में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। बिल्कुल। आप पढ़ेंगे एल नीनो पढ़ेंगे, इससे संबंधित। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और ताहिती के बीच दाब का अंतर मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान में उपयोगी माना जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों सही हो जाएगा। दक्षिणी दोलन का भारतीय मानसून से कोई संबंध नहीं है, एल नीनो से है संबंध। भारत में सूखा, गर्मी होने लगता है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। आइए, एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ी एक समुद्री घटना है। हाँ। यह एक गर्म समुद्री जलधारा संबंधी घटना है। हाँ। एल नीनो की स्थिति भारतीय मानसून को प्रभावित कर सकती है। हाँ। क्यों? भारत में, तो ये हो जाएगा सभी। भारत में भैया गर्म कर देता है ये मानसून को। चलिए, दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। बिल्कुल सही है। एल नीनो स्थायी घटना है, एल नीनो अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। एल नीनो का अर्थ बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है क्योंकि यह क्रिसमस के समय बहना। बिल्कुल सही है। एल नीनो की उपस्थिति उस क्षेत्र की व्यापारिक पवनों को स्थिर कर देती है। बिल्कुल, स्थायी कर देती हैं। स्थिर तो कर देती हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? 1 और 3 और 4 सही। 1 और 3 और 4 सही, 2 गलत हो जाएगा। 2 जिसमें है वो काट दीजिए ना, 2 काट दिए, 2 काट दिए। ठीक है, 1 3 4 सही हो जाएगा। चलिए, एल नीनो वह स्थिति है जिसमें ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर गर्म, देखिए एल नीनो गर्म जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा होने लगता है। सही है। एल नीनो शब्द को स्पेनिश भाषा से लेगा। बिल्कुल सही है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है, घटाती नहीं है। ये घटा लिखा है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। मानसून केवल स्थलीय परिस्थितियों से प्रभावित होता है। मानसून केवल स्थलीय परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। मानसून को प्रभावित करने वाले 6 कारक आपको बता चुका हूं। मानसूनी पवनें व्यापारिक पवनों की भांति नियमित नहीं होती हैं। बिल्कुल, ये नियमित नहीं होती हैं। मानसून का समय सामान्यतः जून से सितंबर। हाँ, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, तो बी होगा। 93 का बी होगा। आइए, चलिए, 494 है ये क्वेश्चन नंबर। मानसून पवनें स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। मानसून पवनें स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। बिल्कुल। उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्था से प्रभावित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मानसून का समय सामान्यतः जून से सितंबर तक माना जाता है लगभग, तो ये भी हो जाएगा, इसका सारा सही हो जाएगा। ठीक, तीनों सही। आइए, आखिरी होगा ये। ठीक है, आ जाइए। मानसून का आगमन से वर्षा में वृद्धि सामान्यतः अचानक होता है। हाँ,
मानसून आने पर वर्षा कई दिनों तक लगातार जारी रहता है। हाँ, इस स्थिति को मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। हाँ, सभी सही। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे में यानी कि केरल में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही है। प्रवेश के बाद मानसून 3 शाखाओं में विभाजित होता है। 3 शाखा नहीं रे भाई, 2 शाखा में विभाजित होता है। एक शाखा जाता है अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी में। तो पहला और तीसरा सही होगा, सी ऑप्शन। चलिए आइए आगे। अरब सागर शाखा 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। अरब सागर शाखा 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। ठीक है, यह तीव्र प्रगति है तथा यह शाखा पश्चिम घाट से टकरा के आगे बढ़ती है। अरब सागर वाला बिल्कुल सही है। अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा से पहले असम पहुंच जाती है। नहीं, अरब सागर शाखा बंगाल वाला से कैसे पहले असम पहुंच जाएगा? बंगाल वाला तो इधर से पहुंच जाएगा, इसको तो घूम के जाना पड़ेगा। तीसरा कथन गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा। आ जाइए। बंगाल की खाड़ी शाखा जून के पहले सप्ताह में असम पहुंचता है। बिल्कुल, ये आपका जून में यहीं रहता है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवनें पश्चिम की ओर मुड़ जाती हैं। बिल्कुल मुड़ जाती हैं। तथा मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कक्ष एवं देश के मध्य भाग में पहुंच जाती है। यह भी पहुंच जाता है। बिल्कुल सही है। मध्य जुलाई तक यह शाखा हिमालय प्रदेश एवं देश के शेष भागों में पहुंच जाती है। हाँ, यहां पर भी हो जाएगा, तीनों सही। चलिए, ठीक है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा जून के अंतिम सप्ताह में होती है। बिल्कुल सही है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पहुंच जाता है। बिल्कुल सही है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा मैदान के उत्तर पश्चिम भागों में आपस में मिलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लाइन याद रखिएगा। तीनों सही हो जाएगा। मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है। हाँ, भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों में इसकी वापसी सामान्यतः सितंबर में आरंभ होती है। हाँ, मानसून की वापसी दक्षिण भारत से प्रारंभ होती है, नहीं उत्तर से। तो पहला और दूसरा सही, तीसरा गलत। तो क्या हो जाएगा भैया? एक और है, अब यही फिनिश करूंगा। दक्षिण भारत के कुछ भाग में वापसी की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। बिल्कुल सही है, तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भागों से मानसून लौट जाता है। बिल्कुल लौट जाता है। अक्टूबर के मध्य तक मानसून प्रायद्वीपीय की पूरी तरह से पिछड़ जाता है। हाँ, सही है, बिल्कुल सही है। यहां भी सभी हो जाएगा सही। तो क्या हो जाएगा? 51 का सभी सही। तो आ गए 501 नंबर क्वेश्चन तक हम फिनिश कर चुके हैं। अगले वीडियो में 502 नंबर प्रश्न से चलेंगे। 100 से अधिक प्रश्न होंगे अगले वीडियो में भी, लेकिन कथन वाले प्रश्न 40 के आसपास होगा और बाकी जो होगा वो बिना कथन वाला होगा। अब वीडियो कैसा लगा, चीजें समझ में आई या नहीं, कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।